आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर श्री श्याम सुंदर पाठक जी। पाठक जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। पाठक जी एक अधिकारी के साथ साथ एक साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, गायक भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं पाठक जी। आपने बहुत सारी किताबें गद्य पद्य हिंदी इंग्लिश और बच्चों के लिए लूडो आपने तैयार किए हैं जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है और आपके YouTube पर काफ़ी फॉलोअर्स हैं, लगभग 72,000 फॉलोअर्स हैं। पाठक जी, आप सबसे पहले अपने विद्यार्थी जीवन से जो यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया है उसके विषय में कुछ हमें बताएं। प्रारंभिक जो एजुकेशन रही मेरी वो गाज़ियाबाद में रही, लाल बहादुर शास्त्री सैनिक स्कूल से। तो उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक सरस्वती शिशु मंदिर आवागढ़ से मैंने पढ़ाई की। वहीं से संस्कारों का जो बीजारोपण हुआ, उसी की देन है कि आज जो मेरा समस्त साहित्य वो संस्कारों के आसपास ही घूमता है। 9 से लेकर 12 तक कासगंज के सबसे प्रसिद्ध स्कूल श्रीगंज इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की, टॉप किया उसमें। उसके बाद ग्रेजुएशन आगरा कॉलेज आगरा से किया BSc में और MSc केमिस्ट्री किया KR कॉलेज से। इसके साथ साथ B.Ed किया दालबाग कॉलेज से। तुरंत ही करने के बाद ही उसी वर्ष जो है मेरा चयन एज ए टीचर हो गया। उसके बाद कई सारी सीनियर चलते हुए यहाँ आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ मैं। तो लिखने की जो प्रेरणा थी बेसिकली मेरे को 9th क्लास में मैं पढ़ता था श्रीगंज इंटर कॉलेज में, तो जहाँ क्लास तो जब मैं इंटरमीडिएट में था, मतलब 9th क्लास में जब मैं आया तो जहाँ मैं रहता था शंकरगढ़ किला में, वहाँ डॉक्टर शारदा जौहरी जी जो कि नगर पालिका कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी, उन्होंने मुझे हिंदी के प्रति जो मेरा रुझान था वो मेरा वहीं से आया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी गहराई से हिंदी पढ़ाई। तो एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के बावजूद भी हिंदी पर मेरी जो अच्छी पकड़ है वो बाद उन्हीं की देन है और माँ शारदा का ही आशीर्वाद है कि आज मैं लेखन कार्य कर रहा हूँ। तो मेरी साहित्यिक यात्रा तो वैसे वहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन चूँकि पूरा समय संघर्ष में रहा, संघर्ष का दौर रहा, नौकरियों लगातार नौकरियाँ बदलता रहा, तो जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना आगरा में, उसके बाद जब नोएडा पोस्टिंग हुई मेरी, उसके बाद फिर मतलब पूरी शिद्दत से लिखना शुरू किया। और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में मेरी इतनी सारी बुक्स आ गई और सभी को पाठकों का प्यार। आप कैसे मैनेज करते हैं, जैसे साहित्य को, विभाग को, परिवार को एक साथ कैसे लेके चल पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिम्मेदारी प्रत्येक चीज़ के प्रति। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली। देखिए, विभाग की, चूँकि विभाग भी ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल डिपार्टमेंट है और चूँकि GST में नित्य नए प्रावधान आते रहते हैं और व्यापारियों की समस्याएं भी अनगिनत प्रकार की हैं, तो वो भी हमको पूरी ईमानदारी से सुलझानी पड़ती हैं। उसके साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन एक और जिम्मेदारी है जिसके प्रति हम अपना मुँह नहीं मोड़ सकते, वो है सामाजिक जिम्मेदारी। एक सामाजिक जिम्मेदारी जो हमेशा सिर पर रहती है कि हमने यदि दुनिया से कुछ लिया है, तो किसी से हमने ज्ञान लिया, किसी से हमने बहुत कुछ सीखा, तो ये एक हमेशा रहता है दिमाग में कि लिया है तो देना भी, गिव मोर देन टेक। तो एक छोटी सी कहानी जो मैं अक्सर करके सुनाता हूँ और शायद वही कहानी के कारण मैं इतना मेहनत कर पाता हूँ, शायद आपके सवाल का भी जवाब वहीं से मिल जाएगा। कि एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा, ये बारिश का मौसम चल रहा था, जो चल रहा, तो आम की गुठली थी और वो जो वृद्ध थे उनकी उम्र रही होगी 80-85 साल के आसपास। तो उनका पोता जो कि 2-2.5 साल का था, वो दौड़ा दौड़ा आया और बाबा के हाथ में जब उसने गुठली देखी तो उसने कहा, बाबा आप इस गुठली का क्या कर रहे हो? तो बाबा बोले, बेटा मैं इसको बोऊँगा। बच्चे बोले, अच्छा बोते कैसे हैं? तो बाबा ने गड्ढा खोदा, मिट्टी उसमें गुठली डाली, मिट्टी डाली, पानी डाल दिया। अब बच्चा बोलता है कि बाबा अब क्या होगा? बाबा कहते हैं, अब क्या होगा, इसमें एक छोटा सा पेड़ निकलेगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा? इसमें आम लगेंगे मीठे मीठे, खाओगे ना? बच्चा बोले, हाँ खाऊंगा, कल आ जाओ। तो बाबा बोला जोर से हंसे कि नहीं बेटा, तो टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? बेटा सालों लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? तो बाबा बोले 10 साल तो लग ही जाएंगे। तो बच्चा बोलता है कि फिर आप क्यों बोलेंगे? बोले क्यों? बोले आप तो खा नहीं पाओगे, तब तक तो आप मर जाओगे। तो बाबा बड़ी जोर से हंसे
और बड़ी फिर गंभीरता से बोले कि बेटा बिल्कुल सही कहते हो, जो आम मैं बो रहा हूँ ये मैं नहीं खा पाऊँगा, लेकिन जो मैंने बोए थे, जो मैंने खाए थे वो मैंने नहीं बोए थे। तो हकीकत भी यही है कि हमने इस संसार से जो भी लिया है वो हमको देना भी है। वो जिम्मेदारी का एक जो हमेशा मेरे सिर पर रहता है कि नहीं, देना भी है संसार को। अब वो माँ सरस्वती की कृपा से जो भी ज्ञान है मुझे, या जो भी मान लो निपुणता है मेरी लोगों को मोटिवेट करने में, राह दिखाने में, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो देना है, इसलिए नहीं कि उसका सिर्फ अपने लिए ही आनंद उठाना है। एक बार थोड़ी सी कहानी है, बड़ी प्रेरक कहानी है यहाँ पर, कि जब एक बार स्वामी विवेकानंद साधना की गहन अवस्थाओं में जाने लगे, तो एक दिन क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस ने उनको बुलाकर कहा और बड़े गुस्से के भाव में बोले कि विवेकानंद, ये जो परमानंद, तुम ये बता, तुम इतनी साधना और ये क्यों वहाँ समय पर लगे रहते हो? तो विवेकानंद ने कहा कि मैं उस आनंद में डूबे रहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस परमानंद का रसास्वादन करना। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि विवेकानंद ध्यान से सुनो, ये जो आनंद है परमानंद, ये तुमको स्वयं उठाने के लिए नहीं मिला है, संसार को इसकी आवश्यकता है, इसलिए उठो और जाओ, सारी दुनिया को इस ज्ञान के बारे में बताओ, ताकि तुम्हारे अलावा भी और लोग इस ज्ञान का रसास्वादन कर सकें। हकीकत भी ये कि हमको कोई भी चीज़ दुनिया में अपने लिए नहीं। आपकी कविताओं के विषय में काफ़ी चर्चाएं सुनी जाती हैं कि आप बहुत अच्छा लेखन करते हैं। कविताएं तो आपकी काफ़ी पॉपुलर भी हैं, मैंने भी कई कविताएं आपकी देखी हैं। तो आपकी जो सबसे अच्छी और पॉपुलर कविता हो, क्या उसे शेयर करना चाहते? मेरी जो सबसे पहला कविता संग्रह था श्याम की पाती, उसमें जो कविता है, क्योंकि वो थोड़ी लंबी कविता है इसलिए तो यहाँ मैं नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन मेरा आग्रह जरूर रहेगा सभी से कि श्याम की पाती, उस कविता संग्रह की समस्त कविता और खासतौर से जो श्याम की पाती टाइटल है, उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो छंद मुक्त कविता है, इसलिए यहाँ पर मैं उसका पाठ अभी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है अपने समस्त दर्शकों से कि एक बार उस पुस्तक को जो है आप अमेज़न पर जाकर लें और उस कविता को ज़रूर पढ़ें। वो एक ऐसी कविता है जो आपको कहीं ना कहीं प्रेम की गहराई उसके बारे में बताएगी। तो फिलहाल तो आज की युवा पीढ़ी को कुछ बताना चाहेंगे? कुछ देखिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए जो मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि लाइफ में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आज के युवाओं के अंदर सबसे बड़ी कमी सिर्फ ये है कि उनके अंदर धैर्य की कमी है। उनको लगता है कि जो कुछ हो फटाफट हो, तुरंत हो जाए। हम लेखक बने तो हमको 2-3 साल के अंदर ही सब लोग जानने लगते हैं। पेशेंस नहीं। हाँ, पेशेंस नहीं। हम एग्ज़ाम दें और खट से पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो भी टॉप का सिलेक्शन हो जाए। तो उनको हर चीज़ पाने की इतनी जल्दी है कि उनके पास पेशेंस नहीं है, और इसी वजह से निराशा हो रही है, इसी वजह से उनके अंदर हताशा घर कर रही है और जो सुसाइडल टेंडेंसी में कन्वर्ट हो रही है। आजकल आप देख रहे होंगे अखबार रंगे रहते हैं कि फलाने बच्चे ने आत्महत्या कर ली, इसने आत्महत्या कर ली। उसके पीछे रीजन ही सिर्फ ये है। हम लोगों ने भी वो दौर देखा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जीवन में कभी बुरा दौर ही नहीं देखे, लेकिन बस एक ही चीज़ थी कि क्या कि सूरज को भी ऊपर चढ़ने में, आसमान में चढ़ने में समय लगता है। ताजमहल अपने जीवन का बनाना चाहते हो या घर बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ताजमहल को बनाने में 20 साल लगेगा, एक आम घर बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो आपको तय करना है कि आप अपने जीवन को ताजमहल की तरह खूबसूरत बनाना चाहते हो तो समय लगेगा। आप 3 महीने में ताजमहल नहीं बना सकते। तो मेरा युवा पीढ़ी को सिर्फ इतना ही संदेश है कि आप धैर्य रखिए। कभी कभी देर से मिलता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप एक अपनी ताला खोलते हो, लास्ट वाली चाबी से खुलता है, तो आप भरोसा रखिए कभी ना कभी वो ताला खुलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका किस्मत का ताला ना खुले, सफलता का ताला ना खुले, खुलेगा। हमारे स्टूडियो में पाठक जी आए, श्याम सुंदर पाठक जी ने बहुत अच्छी बात बताई, अपने विषय में भी बताया, हमारी युवा पीढ़ी को भी एक अच्छा मैसेज दिया कि कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य, पेशेंस रखना चाहिए। जीवन में सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। और पाठक जी तो वैसे भी बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, क्योंकि ये मथुरा से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी से, और एक कई विधाओं के महारत हासिल है इनको। तो पाठक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।